Section 22. When oral admissions as to contents of documents are relevant. Oral admissions as to contents of documents are relevant. फिर भी मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का वो प्रिंसिपल याद दिलाता हूं. In all the cases, the best evidence should be given. अगर दो इंसानों ने आपस में कोई कंट्रैक्ट किया है and they have reduced the contents of the document in the form of a writing, कल को इसी चीज के रिलेटेड डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पार्टीज ने जो कंट्रैक्ट है उसको रिड्यूस किया था किसमें? राइटिंग में, डॉक्यूमेंट की शक्ल में. व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस? डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस. आपको समझ में आ गया? डॉक्यूमेंट को पेश करो कोर्ट में, वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने कंट्रैक्ट किया था या नहीं. ठीक है, दो मंच आक पार्टी वना नहस मनहस करूँ कंट्रैक्ट वंट्रैक्ट किया बस वना मैं स्कोर कंट्रैक्ट या अशास को लिखित कंट्रैक्ट. ठीक है, जैसे क्या हो जैसे वो अगर लिखित छुटकुर कंट्रैक्ट आंसर डॉक्यूमेंट मिनिश वो उस कंट्रैक्ट को मुमकिन ना. दैट मीन्स यहाँ पे के फैक्ट इन इशू जो है वो कैसे प्रूव हो सकता है? डॉक्यूमेंट. ठीक है, और जब भी कोई फैक्ट इन इशू डॉक्यूमेंट की शक्ल से, डॉक्यूमेंट की मदद से प्रूव हो जाता है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. लेकिन जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पार्टीज ऑरली प्रूव नहीं कर सकते. ये रूल है. आपको समझ में आ गया? ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट. डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है ये डॉक्यूमेंट ही बताएगा. अब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है ये पार्टी जुबानी प्रूव नहीं कर सकते. ये रूल है. ठीक है, ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट. ये रूल अनलेस, अब एक्सेप्शन है, अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू शो देम, जो पार्टी कोर्ट को प्रपोज करे, ऑफर करे, ये प्रूव करने के लिए. क्या प्रूव करने के लिए? कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या है. ठीक है, वो कोर्ट में ये प्रूव करना चाहिए कि जैसा मैं मुस्तहिक हूं, मैं एंटाइटल्ड हूं इस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए. सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? सेकेंडरी एविडेंस जो वो होती है जो प्राइमरी एविडेंस ना हो. आपको समझ में आ गया? हमने डॉक्यूमेंट को रिड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ ए राइटिंग. या डॉक्यूमेंट क्या है? प्राइमरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस क्या गया? सेकेंडरी एविडेंस के इमेज जीरोक्स कॉपीज, अटेस्टेड कॉपीज. आपको समझ में आ गया? दिस इज द सेकेंडरी एविडेंस. अब मैं कह रहा हूं जैसा मैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या थे मैं आपको वो जुबानी बताऊंगा. दैट मीन्स मैं कोर्ट को क्या दे रहा हूं? ऑफर, प्रपोजल दे रहा हूं. लेकिन उससे पहले मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं मुस्तहिक हूं, मैं एंटाइटल्ड हूं क्या इस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए. आपको समझ में आ गया? हमें आगे पढ़ना है सेक्शन 65 में. सेक्शन 64 से सेक्शन 66 तक हमें यही पढ़ना है कि अगर एक इंसान किसी चीज के बारे में सेकेंडरी एविडेंस देना चाहिए तो उससे कोर्ट में यह प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए मुस्तहिक हूं, एंटाइटल्ड हूं. मिसाल के तौर पर वो कोर्ट में यह प्रूव करे कि जैसा जो प्राइमरी एविडेंस थी रूद हस्पतूता सहज को खत्म, सहज रू. आपको समझ में आ गया? तो पहले उसे यह प्रूव करना पड़ेगा ये शुरू हो वहीं के बने हो एंटाइटल्ड. किस चीज के लिए? सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए. आपको समझ में आ गया? वरना ऑरल एडमिशन जो होते हैं किसके मुतालिक? कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, उनका वो कंटेंट्स के भी ऑरली प्रूव नहीं कर तब तक जब तक कि वो इंसान जो कोर्ट में ये प्रपोजल ना दे, जो कोर्ट में ये ऑफर ना दे दैट आई एम एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. आपको समझ में आ गया? और उन्हीं रूल्स के मुताबिक which are herein after contained, which are herein after mentioned, section 64, section 65, section 66 में हमें पढ़ना है कि किस किस सिचुएशन में एक इंसान मुस्तहिक बन जाता है, एंटाइटल्ड बन जाता है कि वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है. आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंट जो होता है इट कैन बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट.
अगर दो इंसानों ने आपस में कोई कंट्रैक्ट किया है, जिस कंट्रैक्ट में उन्होंने एक कंटेंट्स रिड्यूस किए होंगे इन द फॉर्म ऑफ ए राइटिंग, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस। दैट मीन्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो, कोर्ट इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। सेक्शन 64 ऐसा बता रहा है। क्या बता रहा है? प्राइमरी, ए पर्सन कैन गिव प्राइमरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, कि यह डॉक्यूमेंट्स में क्या उस लिखे, यानी कंटेंट्स क्या है, आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं इस डॉक्यूमेंट की, जो अटेस्टेड कॉपीज है या जो ऑरली उन्होंने किया होगा, ठीक है, कुछ कंटेंट्स को इसमें लिखा होगा लेकिन उसी के कुछ कंटेंट्स को ऑरली किया होगा। मिसाल के तौर पर अच्छी लिखित करा बन से गाव, ठीक है, मगर यह लिखान अत मज के कर दिन बस लिखान कन गाव, मगर कर त्रावन बी चैनिस गानस मज यह बह लिखान। आपको समझ में आ गया? ये कर लिखे कर दिमे ऐ बगाव, यह क्या? इट इज द ऑरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स। आपको समझ, लेकिन हमने इसको मेंशन नहीं किया। ये ऑरल अकाउंट क्या है? ये ऑरल एविडेंस क्या है? इट्स द प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस? इट्स द सेकेंडरी एविडेंस। आपको समझ में आ गया? सेक्शन 65 में आगे कहा, सेक्शन 64 में रूल है। रूल ये है कि अगर दो इंसान ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। दिस प्राइमरी एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। लेकिन सेक्शन 65 में एक्सेप्शंस, ठीक है, किस किस सिचुएशन में एक इंसान एंटाइटल्ड बन जाता है, मुस्तहिक बन जाता है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। आपको समझ में आ गया? ठीक है। सेक्शन 22A, छोटा सा सेक्शन, when oral admissions as to contents of electronic records are relevant। उतनदारी का सुना, ऑरल एविडेंस किस किस सिचुएशन में अलाउड है, किस चीज को प्रूव करने के लिए? कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्रूव करने के लिए क्या ऑरल एडमिशन एडमिसिबल है या नहीं है? व्हेन ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट, ठीक है। यहां पे भी रूल वही है। रूल क्या है? ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट, दिस इज द रूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए ऑरल एडमिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर इज इन क्वेश्चन। तब तक, जब तक कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस का मसला ना हो, ठीक है। मैं वोनमुत वीडियो अख, ठीक है, अगर मैंने कोर्टस में मसल गमिस पे चोर इल्जाम, मे अमिस तुलमुत चूर करान वीडियो। आपको समझ में आ गया? अगर वन कोर्टस में गि मसल चूर मसल, ठीक है, यह कम प्रूव? वीडियो क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसा ये जेन्युइन नहीं है, इट इज मॉर्फड, इट इज मॉर्फड। मॉर्फड सुना है आपने? हाँ, मॉर्फड गो ये कुछ एडिटिंग ही कर। अब किस सिचुएशन में किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेके ऑरल एडमिशन रेलेवेंट है? तब when the genuineness of the electronic record is in question, जब उसकी जेन्युइननेस का मसला हो। आपको समझ में आ गया? उस सिचुएशन में एक इंसान ऑरल एविडेंस दे सकता है, वरना नहीं दे सकता, ठीक है। अगर जेन्युइननेस का मसला नहीं होगा तो उस सूरत में बेस्ट एविडेंस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इटसेल्फ, ठीक है। बट वायर देयर इज द क्वेश्चन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उस सूरत में बेस्ट एविडेंस क्या है? ऑरल एविडेंस। आपको समझ में आ गया? लेकिन कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो ट्रू है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू, ठीक है, बट इट इज नॉट एन इररिबटेबल प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन आसान दो किस्म, ठीक है। आगे रिबटेबल प्रिजम्पशन बे आगे इररिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन गई सो प्रिजम्पशन यस रिबट हे गई, ठीक है। बहुत सारे सेक्शंस में ऐसा लिखा है द कोर्ट मे प्रिज्यूम, ठीक है। और जहां पे भी मे वर्ड
वर्ड आएगा वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, प्रिज्यूम करने की या प्रिज्यूम नहीं करने की। लेकिन जहां पे शल प्रिज्यूम आएगा वहां पे कोर्ट को जरूर ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 304B आईपीसी में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है दैट इज शल। ठीक है, अगर 7 वर्ष अंदर गो अननेचुरल मोटर्स इसके लिए हैरेस करते थे उस शादीशुदा औरत को, तो कोर्ट कॉलर किसका पकड़ेगा? कॉलर किसका पकड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? उसके इन लॉज पे, उसके रिलेटिव्स पे, ठीक है, उसके हस्बैंड पे। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे प्रिजम्पशन जो है उसे रिबट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट मीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करता है कि वो सही है, वो ठीक है। दैट मीन्स फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए कोर्ट को फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि ये सही है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैंने भी आपको बोली, जब इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस का मसला हो। ठीक है, अगर कोर्ट में ये मसला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जेन्युइन है या मॉर्फ्ड है, फॉर्ज्ड है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेके एक इंसान कौन सी एविडेंस दे सकता है? ऑरल एविडेंस दे सकता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन यूनिट 2। चलिए सेक्शन 23 आज हम डिस्कस करेंगे, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट माना जाता है? एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट होता ही नहीं है, ये याद। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। लेकिन कब? तब जब पार्टीज के बीच में एक एक्सप्रेस कंडीशन होगी कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। अगर दो पार्टीज के बीच में एक एक्सप्रेस कंडीशन होगी कि हम जो बात करेंगे, हमारे बीच जो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन किस केस में? सिविल केस में। याद रखो, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं चलेगा। क्रिमिनल केस में अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कंडीशन होगी भी हो, वनो तिना करो कोर्टस मज एज एविडेंस पेश चल। वाई क्रिमिनल केस में अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगी उसे कोर्ट में डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, उसे कोर्ट कोई प्रिवेंशन नहीं दे रहा है डिस्क्लोज होने से। वाई सिविल केसेस में रूल, अगर दोन पार्टीज दरमियान एक्सप्रेस कंडीशन जितमन दोन ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, अगर उन्होंने कोई एक्सप्रेस कंडीशन रखी होगी कि हम जो कहेंगे केस को सेटल करने में, हम अगर एडमिशन करेंगे भी, तुमनक मे कोर यिथ कन, बवन मे कोर यिथ कन, अस क्या करान एडमिशन, यह हेको कोर्टस मज एज एविडेंस अकिस खिलाफ पेश करित तो जो फिक्र तरान, यह अलाउड। लेकिन क्रिमिनल केस में यह अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल केस में और सिविल केस में सारा फर्क है। सिविल केस में मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल केस में सोसाइटी इंटरेस्टेड होती है किसमें? रॉन्ग डूअर को पुनिश करने में, सोसाइटी। क्योंकि क्राइम जो होता है इट इज द रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, और जब क्राइम रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है तो सोसाइटी किस में इंटरेस्टेड होगी? टू पनिश द रॉन्ग डूअर। आपको समझ में आ गया? वहां पे ऐसा नहीं चलेगा कि उसको माफ कर दिया जाएगा, बिकॉज इट इज अ ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी एट लार्ज, इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, तो जस्टिस का तकाजा यही है क्रिमिनल केस में कि जिसने क्राइम किया उसको सजा मिलनी ही चाहिए। आपको समझ में आ गया? इसीलिए क्रिमिनल केस में अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई भी होगी उसे लॉ डिस्क्लोज होने से प्रिवेंट नहीं करता। लेकिन सिविल केस में ऐसा अलाउड है। सिविल केस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है किस सिचुएशन में? अगर दो पार्टीज के बीच में एक एक्सप्रेस कंडीशन होगी दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? ऐसा क्यों? व्हाई?
आप में और मेरे बीच में कोई केस है और केस जो है वो सिविल केस है। मिसाल के तौर पर ज़मीनी तनाज़ क्या है? सिविल केस। ठीक है, वन करान अत केसस नेगोशिएट पान में। ठीक है, अब ये कहता है, गवर्नर साहब कहता है मे हज सट बस वन हाँ मित कड़े सैट बस वन मे हज सट बियर हथ सट मई बस वन ये तोड़ वोतुस खास पे मे वो तक बियर चटित मे चज लेख नीर यह क्या एडमिशन बह क्या एडमिशन। आपको समझ में आ गया? लेकिन अच्छी वनान अकिस हो कर एडमिशन या बह कर एडमिशन करो न कोर्टस मज एज एविडेंस पेश किया अकिस खिलाफ। तो जो फिक्र दरान तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो रही है इस सिविल केस को निपटाने में, ठीक है, लॉ कहता है कि इसे कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ एज एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि लॉ का इंटेंशन हमेशा यही होता है, लॉ की पॉलिसी हमेशा यही होती है। ठीक है, अगर सिविल केस गस पार्टी एमिकेबली रिजॉल्व करने पान में। आपको समझ में आ गया? जब सिविल केस कोर्ट में जाता है तो जज साहब क्या कहता है? बेहतर गो ये केस त्यूता सीरियस, ये केस उतना सीरियस नहीं है, बेहतर है कि आप इसे खुद ही निपटाओ। आपको समझ में आ गया? ठीक है, लॉ की पॉलिसी ये है दैट द केसेस शुड बी रिजॉल्व्ड बिटवीन द पार्टीज एमिकेबली, भाईचारे से, खुश असलोबी से। आपको समझ में आ गया? इसीलिए सिविल केस में ये पॉलिसी है दैट नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। अगर दो पार्टीज के बीच में केस को निपटाने में, सिविल केस को निपटाने में आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस इन्होंने एडमिशन कर लिया, यह एक निमनित पागा जज सवर्स अताज यम साथ केस कर पान में नेगोशिएट अम हज वन मे यथ न हेक बई वनित क्या लॉ की पॉलिसी ये है। लॉ हमेशा पार्टीज को एनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है कि पार्टीज के बीच में अगर सिविल केस होगा तो वो उसे आपस में ही निपटा ले तो बेहतर होगा। आपको समझ में आ गया? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सीरियस इश्यूज हैं। ठीक है, देयर आर हीप्स ऑफ केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो छोटी छोटी ग्रेविटी के केसेस होते हैं जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी ग्रेविटी, जिनकी सीरियसनेस ज्यादा नहीं होती, बेहतर है कि पार्टीज उनको खुद ही निपटा ले। आपको समझ में आ गया? एक तो ये एक पहली कंडीशन ये है कि अगर पार्टीज ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन रखी होगी दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस हम इस कम्युनिकेशन को एक दूसरे के खिलाफ एज एविडेंस पेश नहीं कर सकते। ये पहला, जब एक्सप्रेस कंडीशन होगी। दूसरा, जब कोर्ट केस के सर्कमस्टेंसेस से इन्फर करेगा, जो केस के सर्कमस्टेंसेस है उनको उससे केस के सर्कमस्टेंसेस से कोर्ट को एक इशारा मिलेगा, क्या पार्टीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। एक तो ये पार्टीज के बीच में एक्सप्रेस कंडीशन थी, ये पहला। दूसरा, जब केस के सर्कमस्टेंसेस से कोर्ट इस चीज को इन्फर करेगा कि पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट? that the evidence of the communications which are made during the course of negotiations they shall not be made as evidence against each other। आपको समझ में आ गया? सेक्शन 23 ऐसा कहता। दैट मीन्स जब भी एक इंसान एडमिशन करता है विदाउट प्रेजुडिस, द वर्ड इज विदाउट प्रेजुडिस, नहीं विदाउट प्रेजुडिस, यार विदाउट प्रेजुडिस का मतलब होता है अपॉन ए कंडीशन। जब एक इंसान एडमिशन करता है विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट प्रेजुडिस का मतलब होता है अपॉन द कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब होता है जब पार्टीज ने आपस में कोई कंडीशन रखी होगी, चिकरक एडमिशन या बकर एडमिशन, ये एडमिशन करनो इस खिलाफ इस्तेमाल के कोर्ट्स में। आपको समझ में आ गया? इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। कोर्ट कहेगा कि इसको कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी ने क्या रखी थी?
कंडीशन रखी थी। कौन सी कंडीशन? एक्सप्रेस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? दैट द एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन अगेंस्ट ईच अदर। पहला एक्सप्रेस कंडीशन। दूसरा, अगर कोर्ट को केस के सर्कमस्टेंसेस से ये इन्फ्रेंस मिली, ये इशारा मिला, ठीक है, कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था, पार्टीज ने एग्री किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस। क्या? कौन सी नेगोशिएशन? कि अगर हम एडमिशन करेंगे भी, हम उसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन क्यों है? इस चीज को, इस एडमिशन को कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कोर्ट ने इस डिस्क्लोजर को प्रिवेंट किया है। किस चीज से? डिस्क्लोज होने से। आपको समझ में आ गया? क्यों? टू एनकरेज द पार्टीज। ए पर्पज है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर इज इंटेंडेड टू एनकरेज द पार्टीज। किस चीज के लिए? टू सेटल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली एंड टू अवॉइड लिटिगेशन। लिटिगेशन अवॉइड होनी चाहिए, कोर्ट में मसला नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक तो एमिकेबल सेटलमेंट होनी चाहिए डिस्प्यूट्स की, ठीक है, और लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ है उसमें लिटिगेशन अवॉइड होनी चाहिए। लोक अदालत का पर्पस क्या है? लोक अदालत हर साल क्यों लगती है? क्योंकि जो लेस सीरियस केसेस होते हैं, कंपाउंडेबल केसेस जो होते हैं, कंप्रोमाइजेबल केसेस जो होते हैं, ठीक है, उनका निपटारा हो। एक ही दिन में लाखों केसेस सेटल होते हैं। खानदार खानदार ने जोर पान मुनमुत किया, तम केस कर्मुत, पे दपान तम जैसे बता गो क्या तय सत योर कंपेनियंस टू ईच अदर, होता रहता, ठीक है। हजरत फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा कि अली ने मुझसे ऐसा कहा, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कसम खुदा की, दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटे छोटे मसले होते रहे। एक्सप्लेनिंग द पॉलिसी ऑफ द प्रोविजन। अबे प्रोविजन क्यों है? एक ऑस्ट्रेलियन जज ने इस पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है कि इस पॉलिसी, इस प्रोविजन के पीछे जो पॉलिसी है वो क्यों है। पॉलिसी क्या है? व्हाट इज द पॉलिसी? व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द रीजन? टू एनकरेज द पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली एंड टू अवॉइड लिटिगेशन। देखिए ऑस्ट्रेलियन जज ने क्या कहा। ऑस्ट्रेलियन जज, द लॉ रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस विदाउट प्रेजुडिस इज ऑफ कोर्स फैमिलियर। जो लॉ इसके रिलेटेड है, किसके रिलेटेड? विदाउट प्रेजुडिस के रिलेटेड। विदाउट प्रेजुडिस क्या होता है? जब पार्टीज के बीच में कोई कंडीशन होगी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस अगर हम कोई एडमिशन करेंगे, उस एडमिशन को हम एज एविडेंस एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन जज ने कहा दैट दिस लॉ इज फैमिलियर, दिस लॉ इज फैमिलियर, हम सब इससे फैमिलियर है, होता रहता है। आपको समझ में आ गया? एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, द लॉ हैज लॉन्ग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एविडेंस एडमिशंस बाय वर्ड्स और कंडक्ट मेड बाय पार्टीज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस टू सेटल द लिटिगेशन। ठीक है, लॉ की पॉलिसी हमेशा रही है कि लॉ ने इन चीजों को एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया है। एविडेंस से इस चीज को एक्सक्लूड किया है। किस चीज के लिए? कि पार्टीज के बीच में अगर नेगोशिएशन हुई है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अगर दोनों पार्टीज ने या दो में से एक पार्टी ने क्या किया है? एडमिशन किया है, तो उसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि इनके बीच में जो मसला है, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है, उसका निपटारा एमिकेबली हो, भाईचारे से हो, खुश असलोबी से हो। आपको समझ में आ गया? अब पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू एनेबल पार्टीज इन एन अटेम्प्ट टू कंप्रोमाइज लिटिगेशन। इनके बीच में जो लिटिगेशन है उसका कंप्रोमाइज होना चाहिए, क्योंकि इस केस की सीरियसनेस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला केस कौन सा है? सिविल केस है। और सिविल केसेस की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए सिविल केसेस में कहा है कि जो रॉन्ग डोअर होता है उसे पनिश नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, उससे कंपेंसेशन ले लो, लेकिन उसे पनिश नहीं किया जाना चाहिए। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब सवाल पैदा होता है कि अगर दो पार्टीज मुत्तफिक होंगे, दोनों पार्टीज की कंसेंट होगी किस चीज के लिए? कि इनके बीच में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस अगर एडमिशन हुआ भी है उसको डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है, इस चीज के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है। ठीक है, दैट मीन्स इन
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। अगर दो पार्टीज में से दोनों पार्टीज ने या अगर दो पार्टीज में से एक पार्टी ने एडमिशन किया होगा, आपको समझ में आ गया? कैन बी डिस्क्लोज इज एन एक्सेप्शन, इट कैन बी डिस्क्लोज लेकिन विद द कंसेंट ऑफ both the parties. This is about section 23.